जय श्री राम। सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास प्रारंभ कराने जा रहे हैं, यानी कि 10 दिन में 10 टॉपिक, और वो भी बहुत अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक से, ताकि कम समय में अधिक आपको दिया जाए, यानी कि अच्छे से दिया जाए। और प्रतिदिन रीजनिंग का और हिंदी का एक मॉक टेस्ट 20 से 25 क्वेश्चन का हम आपको देंगे, यानी कि जो पिछली सभी एग्जाम में बार बार आते रहे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन और नए क्वेश्चन सम्मिलित करके हम आपको प्रतिदिन मॉक टेस्ट भी अवश्य देंगे। सभी क्लास को शेयर करें और सपोर्ट अवश्य करें। और जो न्यू व्यूवर्स यानी कि न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, वो हमें अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छे से अच्छे टॉपिक जो हम लेकर आ रहे हैं शॉर्ट ट्रिक वाइज, वो सब आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं। हिंदी। आज हम लेकर आए हैं समास। समास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी यहाँ पर जो है दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन आज के बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि समास हम इस तरह से पढ़ाएंगे, यानी कि कम समय में अधिक से अधिक आपको देंगे। यानी कि समास के बाद, यानी कि सारी समझ कराने के बाद हम आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराएंगे, ताकि आप अभी और इसी क्लास में सब कुछ सीख जाए। समास से जितने भी आपकी त्रुटि सारी दूर हो जाए। आइए चलते हैं। समास। समास क्या है बेटा? समास यानी कि समास शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। यानी कि शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और संधि वर्णों के मेल को कहा जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही अंतर आता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं भाई? 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा अव्ययी भाव समास पहला। दूसरा तत्पुरुष। तीसरा बहुब्री। समास, बहुब्री समास। चौथा कर्मधारय। द्विगु। और द्वंद्व। यानी कि कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये समास होते हैं। ठीक है, यानी कि समास शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। शब्दों के मेल को, या जिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है वो समास होता है। यानी कि शब्दों के मेल को ही हम समास बोलते हैं। अब क्या आता है बेटा? पहले क्या आता है? क्या अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है, ये अव्ययी भाव समास, इससे पहले हम क्या देखेंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास, यानी कि किस तरह से होते हैं। क्या? प्रधानता
आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर क्या है भाई, पूर्व पद प्रधान, प्रधान, पूर्व पद प्रधान किस में होता है भाई, पूर्व पद प्रधान किस में होता है, यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान किस में होता है, किस में होता है, अव्यय भाव में, अव्यय भाव में जो प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। नंबर 2 उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ठीक है, उत्तर पद प्रधान किसमें होता है, उत्तर पद प्रधान किसमें, तत्पुरुष में होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान इसमें किसमें होता है, तत्पुरुष में, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। फिर उत्तर पद प्रधान जो होता है भाई किसमें होता है, कर्मधारय में, कर्मधारय, ठीक है, यानी कि पूर्व पद प्रधान यानी प्रथम पद अव्ययी भाव में, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो बाद वाला पद आता है वो तत्पुरुष और उत्तर पद कर्मधारय, यानी तत्पुरुष कर्मधारय, और एक में किसमें होता है, किसमें होता है भाई, ये होता है द्विगु में, यानी कि द्विगु में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है किसमें, द्विगु में, ठीक है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान द्विगु में होता है, और दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होते हैं, द्वंद्व में होता है, और दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान किसमें होता है, बहुब्री में, बहुब्री में, ठीक है, यानी कि पदों की प्रधानता के आधार पर, यानी कि पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान जो होता है वो क्या, अव्ययी भाव में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, यानी कि प्रथम पद, पूर्व पद मतलब प्रथम पद जो प्रधान होता है वो अव्ययी भाव में होता है, और उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु, यानी कि 3 में उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होता है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होता है, और दोनों पद अप्रधान यानी कि दोनों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इनके स्थान पर कोई अन्य तीसरा पद आ जाए, वहां पर बहुब्री होता है, वहां पर बहुब्री होता है, यानी कि समास के 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्विगु और द्वंद्व समास, ठीक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है इस क्लास को, क्योंकि इसमें कम से कम भी नहीं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहां स्टूडेंट्स अधिक से अधिक गुमराह होता है, यानी कि समास 6 प्रकार को, समास के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6 समास के भेद 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास, पदों की प्रधानता के आधार पर समास, यानी कि पूर्व पद प्रधान,
पूर्व पद प्रधान यानी प्रथम पद प्रधान जो होता है वो अव्ययी भाव समास में होता है। उत्तर पद प्रधान किस किस में होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, उत्तर पद प्रधान 3 में होता है और दोनों पद प्रधान जो होते हैं द्वंद्व में होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद, और दोनों पद अप्रधान जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास में होते हैं। अप्रधान का मतलब यानी कि दोनों पद अप्रधान का मतलब कोई सा पद प्रधान नहीं होता दोनों में से, और इनके समान यानी कि इनके अनुसार या इनके समानांतर कोई तीसरा पद आ जाए वो यहां पर प्रधान बन जाता है। समझ रहे मेरी बात? ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास भाई, अव्ययी भाव समास में क्या होता है बेटा? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बाकी जितनी भी क्लास हम आगे कराएंगे सारी क्लासें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ गया है और 15 से 20 दिन सारे बचे हुए हैं, तो इसमें जितना आप कर लें इतना कम ही कम है। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास भाई, अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है कि भाई इसका विग्रह करने के बाद यानी कि तोड़ने के बाद, इसको तोड़ने के बाद यानी कि जो प्रथम पद क्या उपसर्ग आए, उपसर्ग आए, प्रथम पद यानी तोड़ने के बाद, इसका विग्रह करने के बाद शब्द को तोड़ने के बाद उपसर्ग आए, यानी कि तोड़ने के बाद उपसर्ग आए, वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास। सिर्फ एक छोटी है शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कह दें कि इसका प्रथम पद यानी कि इसका प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, प्रधान होता है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और ट्रिक के अनुसार शब्द को तोड़ने के बाद, विग्रह करने के बाद जो आए, यानी कि विग्रह करने के बाद उपसर्ग आए। अगर उपसर्ग आए तब अव्ययी भाव समास, चाहे कहीं से भी वर्ड आ जाए, जिस वर्ड में उपसर्ग लगा हुआ होगा, जिस वर्ड में उपसर्ग लगा हुआ होगा वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। एक छोटी और आसान ट्रिक है, यानी कि जिस वर्ड में उपसर्ग हो वो अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, किस तरह से होगा? आजीवन एग्जाम्पल देखेंगे इसका। क्या? आजीवन, आजीवन। ठीक है, आजीवन। दूसरा है प्रतिदिन, प्रतिदिन, यानी कि आजीवन, जीवन भर, जीवन भर, इसका जीवन भर। ठीक है, इसमें क्या है? अगर हम इसको तोड़ें, इसका विग्रह करें, आजीवन का क्या होगा? आजीवन का क्या होगा? आ धन जीवन या आ प्लस जीवन। तो क्या हुआ यहां पर? ये क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, इसी तरह से प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन या प्रति धन दिन, क्या हुआ? प्रति उपसर्ग हुआ, उपसर्ग हुआ, यानी कि किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तब वहां पर क्या है? अव्ययी भाव समास। कहीं से भी आ जाए वर्ड, कहीं से भी आ जाए, मेरे कहने का मतलब यह है कहीं से भी वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, अगर उसमें उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तब वो अव्ययी भाव समास है, तब वो अव्ययी भाव समास है। और इसका प्रथम पद प्रधान होता है। किसका? अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे आजीवन, आजीवन, जीवन भर, यानी कि इसमें क्या? अगर इसको तोड़ा है, क्या? आ धन जीवन, यानी कि आ क्या है? यहां पर क्या है? आ उपसर्ग है,
क्या है? उपसर्ग है। और प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति यहां पर क्या है? क्या है प्रति? यहां पर प्रति उपसर्ग है। यानी कि इसी तरह से कोई भी किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में हम अगर उपसर्ग देखते हैं वहां पर क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा, राइट। और प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, ये देखना बहुत, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि उपसर्ग, अगर किसी भी वर्ण में उपसर्ग आ रहा है वो अव्ययीभाव समास है। यही ट्रिक है, इसी को याद करो। वर्ड चाहे कोई भी कहीं से भी आ जाए, ठीक है, उपसर्ग होना चाहिए अव्ययीभाव समास के लिए, राइट। आगे आगे भाई, तत्पुरुष को थोड़ा बाद में कराएंगे, ठीक है। बहुब्री लेते हैं। क्या? बहुब्री, बहुब्री, बहुब्री समास, बहुब्री समास, ठीक है। अब बहुब्री समास में हमने क्या बताया था भाई? बहुब्री समास में क्या बताया था कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद आ जाता है। समझ रहे ना? यानी कि इसमें क्या? दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। और इसकी समानता के कारण, यह समानता के लिए क्या, या इसके माध्यम से, या इसके माध्यम से कोई और अन्य तीसरा पद आ जाए, ठीक है, कोई तीसरा पद आ जाए, वहां पर क्या होगा? बहुब्री समास। जैसे उदाहरण में देंगे भैया, उदाहरण में क्या है? उदाहरण में नीलकंठ है। क्या? नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या? शिव जी। यानी कि नीलकंठ, नीलकंठ, इसमें क्या है? दोनों पद में कोई सा भी प्रधान नहीं है, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आ रहा है भाई? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। इसी तरह से कह दे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर में कैसे लगाएंगे भैया? लंबा है उदर जिसका, लंबा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। यानी कि भाई लंबोदर कोई सा पद प्रधान नहीं, ठीक है, अप्रधान है। और इनकी जगह पे इसके अर्थ को देखते हुए क्या? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। तीसरा वर्ड आ गया। किसकी बात हो रही है यहां पर? गणेश जी की, ठीक है। तब क्या हुआ? बहुब्री समास, तब बहुब्री समास हुआ। इसी तरह से गिरिधर, इसी तरह से क्या? गिरिधर, गिरिधर, इसमें क्या देखेंगे भैया? गिरिधर में क्या देखेंगे? गिरिधर, गिरिधर में क्या देखेंगे बेटा? क्या देखेंगे भाई? यहां पर क्या है? दोनों पद अप्रधान है, प्रधान नहीं है, दोनों पद अप्रधान है। यानी कि गिरि को धारण करने वाला, यानी कि गिरि को क्या? गिरि को धारण करने वाला, अर्थात
अर्थात क्या, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी। ठीक है, यानी कि क्या, अब समझेंगे यहां पर भाई बहुब्री में क्या है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं और इसकी समानांतर या इसकी समानांतर कोई तीसरा पद आ जाता है, कोई तीसरा पद आ जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि अप्रधान दोनों पद है और जैसे आगे देखेंगे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी, यहां तीसरा शब्द आ गया अर्थात शिव जी। ठीक है, उसी तरह लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात किसकी बात हो रही है, गणेश जी की, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक, हमें और कुछ याद नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना याद करना है कि दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरा पद आ जाए, दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरा पद आ जाए। भाई ये अप्रधान तो हैं, लेकिन इन दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरा पद आ जाए उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल मैं देख चुका हूं, नीलकंठ, लंबोदर, गिरधर। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कर्मधारय। बेटा क्लास बहुत अच्छे से चल रही है, ट्रिक वाइज चल रही है। ठीक है, यहां पर देखेंगे और समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला और इस पर 10 से 15 क्वेश्चन बाद में यानी कि चैप्टर खत्म होने के बाद हम कराएंगे। ठीक है, ताकि जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या बेटा, कर्मधारय समास में क्या होता है कि भाई कर्मधारय में क्या है, इसका क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद की विशेषता बताता है, विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखना है, भाई उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषण होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि पूर्व पद विशेषण होता है। राइट, हमें और कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना रखना है पूर्व पद यानी कि प्रथम पद जो है इसका, प्रथम पद जो है वो क्या है, विशेषण होता है। ठीक है, कैसे, उदाहरण देखेंगे बेटा, बहुत कम समय में, बहुत अच्छी क्लास चल रही है आज, बहुत कम समय में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। ठीक है, उदाहरण में क्या है भाई, काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च यानी कि काली है मिर्च, क्या, काली है मिर्च। यहां देखिए बेटा, काली मिर्च मैंने क्या कहा था, पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, बस। ठीक है, यहां देखिए काली मिर्च, मिर्च क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, मिर्च की तो बता रहा है, क्या विशेष्य है, ये विशेष्य मिर्च है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, काली है, और काली क्या है, मिर्च, काली मिर्च है, तो विशेषण क्या हुआ, काली, यही तो हुआ भाई, काली क्या हुआ, विशेषण हुआ। किसकी विशेषता बता रहा है, मिर्च की, मिर्च कैसी है, काली है, मिर्च कैसी है, काली है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण क्या भाई, नील कमल, क्या, नील
कमल, यानी कि नीला है कमल, नीला है कमल। इसमें बताइए भाई कमल है क्या, उत्तर पद क्या है, ये उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। क्या किसकी विशेषता बता रहा है यहां पर भाई, इसकी विशेषता, कमल की विशेषता कौन बता रहा, नील, यानी कैसा है, नीला, कैसा है, नीला, क्या है, कमल। तो विशेषण क्या हुआ यहां पर, नील, यानी कि नीला और काली। समझ रहे मेरी बात भाई, नील कमल है ना ये पूरा, नील कमल है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, नीला है कमल। तो इसमें विशेषण क्या हुआ, नील, विशेषता ही तो बता रहा है कमल की। समझ रहे हैं मेरी बात भाई, कमल की विशेषता बता रहा है नील कमल का, क्या, नील, तो ये विशेषण ही तो हुआ। मैंने क्या कहा, पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, बाकी हमें कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, यानी कि पूर्व पद, प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल टोपी, लाल टोपी लिख लो, लाल टोपी, टोपी, यानी कि लाल टोपी, यानी कि क्या, लाल है टोपी, क्या, लाल, लाल है टोपी। किसकी विशेषता बता रहा भैया, ये बता रहा है किसकी, टोपी की। कैसी है भैया, लाल ही तो है, लाल ही तो है, तो अब इसमें क्या होगा, विशेषण लाल होगा ना, लाल होगा ना विशेषण। तब क्या मैंने क्या बोला, पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है, उसको विशेष से भी यहां पर बोल देते हैं, ठीक है। ये हमें देखना, बाकी हमें कुछ नहीं देखना, यानी कि पहला प्रथम पद जो होता है वो विशेषण ही होता है कर्मधारय समास का, ठीक है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है, ठीक है। पद मतलब वर्ण कोई भी आए, शब्द कोई भी आए, लेकिन प्रथम पद विशेषण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। हमें और कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ विशेषण देखना है, बाकी नहीं, यानी प्रथम पद में विशेषण है या नहीं है, तो कर्मधारय समास है, ठीक। नेक्स्ट बेटा, ध्यान से एक एक वर्ण ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्लास सारी इंपॉर्टेंट होंगी, कम समय में अधिक से अधिक हम देंगे, अधिक से अधिक हम, यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हम आपको निकाल कर देंगे। आगे क्या है, दिगु, क्या, दिगु समास, दिगु समास, दिगु समास। भाई दिगु समास मैंने क्या बताया था, दिगु समास भाई इसमें क्या है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है इसके अंदर दिगु में, यानी कि पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है, यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी प्रथम पद क्या, प्रथम क्या होता है भैया, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। बस इतना देखना है, उत्तर पद भी हम छोड़ देंगे, लेकिन प्रथम पद इसका संख्यावाचक होता है, बस इतना हमें देखना होता है, बाकी हमें कुछ नहीं देखना होता। उदाहरण में देखेंगे भैया, उदाहरण में देखेंगे क्या भाई, उदाहरण में क्या है, नवरत्न, 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 यानी कि नो है रतन, रतन,
नो है रतन, ठीक है, नो है रतन, नो है रतन, ठीक है। नवरतन, कितने, नो है रतन। क्या हो रहा, नो, नो क्या है ये, संख्यावाचक है, संख्यावाचक है। प्रथम पद, प्रथम पद क्या है बेटा, संख्यावाचक, यानी कि नो है, नो है रतन, ठीक है, संख्यावाचक है। अगला क्या, सप्तद्वीप, सप्तद्वीप, या इस तरह से कहते हैं, कह देते हैं कि नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, इस तरह से बन सकता है ये सप्तद्वीप। सप्तद्वीप में क्या होगा भैया, 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, ठीक है। यानी कि सब में क्या है, क्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक क्या शब्द, संख्यावाचक शब्द आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, क्या है बेटा, द्विगु समास, यानी कि पूर्व पद, पूर्व पद ही तो बेटा ये नो रतन, पूर्व पद ही तो है, पूर्व पद संख्यावाचक है, ठीक है। अगला क्या भाई, जिस तरह से अगर हम देखें कि इकलौता, इकलौता, इकलौता में क्या भैया, इकलौता, इकलौता, चमन्नी, चमन्नी, अठन्नी, अठन्नी, यानी कि ये क्या है सब, इसमें क्या है, प्रथम पद क्या संख्यावाचक है, इकलौता, चमन्नी, अठन्नी, रुपया, सब क्या है ये संख्यावाचक शब्द हैं। और जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, प्रथम पद संख्यावाचक हो, बस इतना देखना, हमें कुछ नहीं देखना। जिस समास में प्रथम पद, यानी कि जिस भी शब्द में प्रथम पद संख्यावाचक हो, वहां पर द्विगु समास होता है। बस हमें और कुछ नहीं देखना बेटा, बस इतनी सी बात समझ लो, कि इतनी सी बात समझ ली ना, तो तुम द्विगु समास नहीं बल्कि समास जिंदगी में नहीं भूलोगे। जितना मैं बता रहा हूं बस इतनी सी तुम बात समझ लो, बस इतनी बात ही समझ ली ना, सारे समास तुम्हारे अंडर में होंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता यहां से, ठीक है। यानी कि जिसका, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, वहां पर क्या होता है, द्विगु समास। उदाहरण आपके सामने, नवरत्न, इकलौता, चमन्नी, अठन्नी, जो भी कुछ है, सप्तऋषि, जो भी कुछ है जिसमें संख्यावाचक आ रहा है, वहां पर क्या है, द्विगु समास, ठीक। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट में क्या है, द्वंद्व, क्या है, द्वंद्व में, द्वंद्व समास भैया, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, इसमें क्या है बेटा, इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं देखना है द्वंद्व समास में भाई, द्वंद्व समास में कुछ भी नहीं देखना होता है। इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद क्या होते हैं बेटा, प्रधान होते हैं दोनों पद। और यहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, किसका, योजक चिन्ह, चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और शब्द लोप, और का वो लोप होता है, ठीक है, और शब्द का लोप होता है, लोप होता है, ठीक। द्वंद्व समास में हमें कुछ नहीं देखना, ठीक है, हमें सिर्फ इतना देखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और शब्द का लोप यहां पर मिलता है, देखने को, और शब्द का लोप यहां पर मिलता है, ठीक। एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या भाई, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, उदाहरण में क्या देखेंगे बेटा, उदाहरण में जैसे मात पिता, क्या, मात पिता, ठीक है। यहां पर क्या है, ये योजक चिन्ह आ गया,
मैंने क्या कहा था भाई, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान है, देख रहे हैं दोनों पद प्रधान है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह यहां पर आया, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और शब्द का लोप होता है। अगर हम यहां पर लिखें इसको इस तरह से, क्या माता और पिता, क्या माता और पिता, ठीक, माता और पिता, समझ रहे ना मेरी बात। जहां पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ मिल गया आपको, वहां पर क्या है, द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन, भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, ठीक, यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है यहां पर, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और शब्द का लोप है, और शब्द का लोप है, तब द्वंद्व समास होता है हमारा, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। यानी कि जहां पर ये योजक चिन्ह हमें नजर आ जाए वहां पर द्वंद्व समास है और दोनों पद प्रधान है, वहां पर द्वंद्व ही समास है। अगर हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता द्वंद्व के बारे में भी कि द्वंद्व होता क्या है, सिर्फ हमें इतना याद है कि जिस शब्द में या जिस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, वहां पर द्वंद्व समास का प्रयोग होता है, ठीक है। आया समझ में? आशा करता हूं कि सभी के समझ में आसानी से आ रहा होगा, सभी हमसे जुड़े और सपोर्ट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम बताएं, जो भी हम अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आए आप सब तक पहुंचे। नेक्स्ट में क्या भैया, तत्पुरुष, तत्पुरुष आता है क्या, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन है रिवाइज कराने के लिए, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है ट्रिक से, जैसे भी हमने अभी तक पढ़ाया है वो सबको, जो भी क्लास देख रहे हैं देखेंगे, सबके याद यही होगा, ये हम गारंटी देते हैं। आज के बाद समाज से कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर समाज का कोई भी क्वेश्चन आपको सामने पेपर में आएगा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे। तत्पुरुष समास में क्या है भाई, तत्पुरुष समास में क्या है, ये प्रथम पद यानी जो पूर्व पद है वो क्या होता है, पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। मैंने क्या कहा था बेटा शुरू में कि तत्पुरुष समास जो है इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, ठीक है। यानी कि पूर्व पद क्या होता है बेटा, गौण होता है, यानी कि जो अस्तित्व में ना हो, जो अस्तित्व में ना हो, ठीक है, होता है। और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि तत्पुरुष समास पूर्व पद गौण होता है, पूर्व पद गौण होता है जो अस्तित्व में ना हो, ठीक है, गौण का मतलब अस्तित्व में ना हो। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, उत्तर पद प्रधान होता है। और जिस तरह से समास के भेद 6 होते हैं, जिस तरह से समास के भेद क्या होते हैं, 6 होते हैं, उसी तरह से क्या तत्पुरुष समास के भेद भी 6 होते हैं। कितना भाई, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, समझ लेना। तत्पुरुष समास के भेद भी 6 होते हैं, जिस तरह से समास के भेद 6 होते हैं उसी तरह से तत्पुरुष समास के भेद भी 6 होते हैं, ठीक है। एक एक लाइन के हैं, ठीक है, समझ में बिल्कुल एक एक पॉइंट आ रहा होगा आशा करता हूं और आएगा।
आज के बाद समास से कोई भी त्रुटि आपके दिमाग में नहीं घूमेगी। तत्पुरुष समास पूर्व पद गौण हो जो अस्तित्व में ना हो, और उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है। और तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद 6 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं इधर देखेंगे भाई। पहला क्या है? पहला क्या है? क्या? कर्म तत्पुरुष। क्या? यहां आएंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें नहीं बल्कि सभी तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्तियों का लोप। विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष में। ठीक है। क्या? विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष में। क्या? विभक्ति लोप होती है, लोप होती है। ठीक है। तत्पुरुष में विभक्ति लोप होती है। ठीक है। कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है बेटा? जैसे विभक्ति क्या? का। क्या है ये? विभक्ति है भाई। क्या? विभक्ति। बिल्कुल याद करेंगे जो मैं लिखा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनता है, और कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। का। ठीक है। तत्पुरुष का, सॉरी, कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष का, विभक्ति है इनकी ये। सेकंड नंबर पर क्या आता बेटा? करण तत्पुरुष। करण, करण तत्पुरुष। इसमें विभक्ति क्या है? से। से। ठीक है। अगला क्या आता है? क्या आता है? संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या आता है? संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या है? कौन सी विभक्ति है? के लिए। कौन सी है? के लिए। अगला क्या आता है? अगला क्या आता है भैया? अपादान। क्या आता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। इसमें विभक्ति क्या आती है? से। इसमें क्या आती है? से। क्या आती है? से। इसमें से। आगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष। इसमें विभक्ति, इसमें विभक्ति क्या है? का, के, की। का, के, की। का, के और की। ठीक है। का, के, की। लास्ट बचता है क्या? अधिकरण। और अधिकरण में विभक्ति क्या है भैया? में, पर। अधिकरण में विभक्ति क्या है? में, पर। इधर देख लेंगे अधिकरण को ऊपर। क्या है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष।
अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। और इसकी विभक्ति क्या है? में पर। क्या है? में पर, ठीक है। अब विभक्तियों को जानेंगे पहले। क्या भाई? तत्पुरुष समास, पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है, और उत्तर पद इसका प्रधान होता है, राइट। इतनी बात हम ध्यान देंगे। गौण का मतलब है भाई, गौण का मतलब क्या है? अस्तित्व में ना हो, अस्तित्व में ना हो, ठीक है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और इसमें विभक्ति का लोप होता है, इसमें विभक्ति का लोप होता है। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। इनकी अलग अलग विभक्ति है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष की का है, का। करण तत्पुरुष की से, संप्रदान की के लिए, अपादान की से, और संबंध तत्पुरुष की का, के, की, का, के, की, और अधिकरण तत्पुरुष की में पर, अधिकरण तत्पुरुष की में पर। अब बेटा यहां देखेंगे गौर से। गौर से क्या भाई? कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, यानी कि आपको सब, अब इनके सबके उदाहरण में एक एक समझाता चलूंगा। क्या उदाहरण? उदाहरण क्या है भाई? कर्म तत्पुरुष का क्या उदाहरण है? मतदाता, 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 यानी कि मत को देने वाला, मत को देने वाला, मतदाता, ठीक है। मत को देने वाला मतदाता, मत को देने वाला, ठीक। मत को देने वाला, यानी कि को यहां पर है विभक्ति, ठीक है। मत को देने वाला, मत को देने वाला, को विभक्ति आ गई यहां पर, यानी कि मतदाता, मत को देने वाला, ठीक है। अब आता है करण तत्पुरुष। भाई करण तत्पुरुष का क्या एग्जाम्पल होगा? रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। इसमें से विभक्ति है किसकी? करण तत्पुरुष की, करण तत्पुरुष की। इधर देख लेते हैं। इधर देख लें क्या? कर्म तत्पुरुष देखते हैं पहले। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या कर्ण तत्पुरुष क्या है? इसकी विभक्ति को, यानी कि को, इसकी क्या है? ये विभक्ति है, ठीक है। इसका लोप होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? यानी कि उदाहरण में जैसे, जैसे क्या? मतदाता, मतदाता, इसका क्या हुआ? मत को देने वाला, मत को देने वाला, क्या हुआ बेटा? मतदाता। अब यहां पर क्या है? को क्या है? विभक्ति है किसकी? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष की। किसकी विभक्ति बेटा? कर्म तत्पुरुष की विभक्ति है को, ठीक है। और यहां क्या था? मतदाता। आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन देगा मतदाता में समास बताओ, मतदाता में समास बताओ, ठीक है। अगर मालूम होगा तो बता दोगे, ठीक है। मतदाता,
इसमें विभक्ति छिपी हुई है, मत को देने वाला को। अगर को का पता है कि को आ रही है इसमें, तो तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष आ जाएगा। कौन सा तत्पुरुष आएगा? कर्म तत्पुरुष। ठीक, आगे क्या है? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। इसमें विभक्ति क्या है भैया? से। इसमें विभक्ति है से। और इसका एग्जाम्पल में ध्यान से देखेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या है? रोगग्रस्त, 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 रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ठीक है, किस चीज का लोप था? से विभक्ति का। रोगग्रस्त में से विभक्ति का लोप हुआ था, तब यहां पर क्या हुआ? करण तत्पुरुष। रोगग्रस्त में कैसा तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष, क्योंकि यहां से विभक्ति का लोप हुआ था। ठीक है, आगे संप्रदान तत्पुरुष। क्या? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, यहां पर क्या है इसकी विभक्ति? संप्रदान की के लिए, के लिए। ठीक है, कर्म तत्पुरुष की को, कारण की से, को से के लिए। इस तरह से हम पढ़ लेते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं, को से के लिए। ठीक है, मतदाता कर्म तत्पुरुष है, को विभक्ति का यहां पर लोप है। रोगग्रस्त कर्म तत्पुरुष है, से विभक्ति का यहां पर लोप है। संप्रदान, संप्रदान के लिए विभक्ति होती है, यानी कि इसका लोप क्या होगा? सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। इसमें क्या होगा? सत्य, सत्य, सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए ग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक, इसमें सत्य के लिए आग्रह, इसमें विभक्ति का लोप क्या है? के लिए, के लिए। ठीक है, के लिए विभक्ति का यहां पर क्या है? लोप है सत्याग्रह में। अगर क्वेश्चन में आ जाए सत्याग्रह समास है, तब उसमें क्या करेंगे? अगर संप्रदान समास तत्पुरुष दे रखा है संप्रदान, तो संप्रदान लगाएंगे। अगर संप्रदान नहीं है, तत्पुरुष है, सिर्फ तत्पुरुष है, तब भी हम तत्पुरुष लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष के अकॉर्डिंग ही संप्रदान आता है। इसके भेद है तत्पुरुष के 6। ठीक, अब आगे एक एक करके समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। आगे क्या है? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसकी जो विभक्ति है वो क्या है? से। ठीक है, इसकी विभक्ति से है। और इसका जो एग्जाम्पल है क्या भाई? इसका जो एग्जाम्पल बनेगा है क्या है भाई? धनहीन है, भयभीत है। ठीक है, कुछ भी लगा लो, यानी कि यहां देखो भयभीत, भयभीत, भय से भीत। ठीक है, यानी डर गया, भय से डर गया। तो यहां पर क्या है? से विभक्ति का लोप हो रहा है, यानी कि से विभक्ति आई है यहां पर भयभीत में। ठीक है, तब अपादान तत्पुरुष बन गया ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए भयभीत, तब हम इसको तोड़ लेंगे, विग्रह कर लेंगे। क्या? भय से भीत। ठीक है, आगे, आगे कौन सा है भाई? अपादान हो गया क्या? संबंध आ गया,
संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में जो विभक्ति है वो क्या है? का, के, की, का, के, की। यानी कि इस विभक्ति का क्या होता है? यहां पर लोप हो जाता है, लोप होता है संबंध में। जैसे प्रेम, प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर, प्रेम सागर क्या बनेगा? प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। का क्या है यहां पर? विभक्ति है भाई, जिसका यहां पर लोप हुआ है वो विभक्ति है का, प्रेम का सागर। इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष यहां पर होगा। दिनचर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या, ठीक है, दिनचर्या, दिन की चर्या, ठीक है। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न। यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम तोड़कर उसमें प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर कहीं आ जाए भारत रत्न में समास है तब क्या करेंगे? तब उसको तोड़ेंगे, ठीक है। भारत का रत्न, ठीक है। का से पता चलता है ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। तब हम लगाएंगे संबंध तत्पुरुष पे। नेक्स्ट क्या भैया? अपादान। नेक्स्ट क्या है भैया? अधिकरण, अधिकरण क्या है? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसके योजक चिन्ह में, पर, में, पर, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है? में, पर, ठीक है, में, पर। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? क्या है? क्या है? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास। या घुड़सवार, घोड़े पर सवार, या आत्मा पर विश्वास, ठीक है, आत्म पर विश्वास, ठीक है। नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति निपुण, नीति में निपुण, ठीक है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ठीक है। क्या? आत्मा पर विश्वास क्या है? पर यहां पर क्या है? विभक्ति, जिसका लोप हुआ है आत्मविश्वास में, जिसका लोप हुआ है आत्मविश्वास में, ठीक है। अगर पूछ ले कि नीति निपुण, नीति निपुण में समास है तो हम देखेंगे इसमें क्या? नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति में निपुण, में किसमें आता है? में किसकी विभक्ति है? किसकी है? किसकी बाबू? में किसकी है? अधिकरण समास की, अधिकरण समास की। और अधिकरण समास में क्या होता है? में और पर का लोप होता है, में और पर का लोप होता है, ठीक है। यानी कि नीति निपुण में अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष है। ओके, आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। एक एक शब्द बहुत अच्छे से समझाने की प्रयास किया है, शॉर्ट ट्रिक बताई है, यानी कि लंबा नहीं खींचा है, लंबा नहीं खींचा है, बहुत अच्छे से समझाने की यहां पर कोशिश हमने की है।
सभी क्लास शेयर करें और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अब हम रोज एक क्लास आपको पर डे पर चैप्टर से मिलेगी और मॉक टेस्ट हम रोज देंगे। मॉक टेस्ट हम रोज देंगे जो प्रीवियस ईयर यानी कि जो पहले भर्ती हुई है, परीक्षा हुई है, उसमें आए हुए क्वेश्चन आपको नजर आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आने योग्य होते हैं। अब इन पर कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, वो देखेंगे। आज की क्लास में जितना हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ आप यहीं सीखोगे। आज के बाद कोई भी समाज से आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। भाई क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कर्मधारय समास का उदाहरण है? क्या कर्म धार्य कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? श्वेत पत्र, श्वेत पत्र। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है भैया? रसोई घर, रसोई घर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? पंचवटी, पंचवटी। ऑप्शन डी भाई बहन, भाई बहन। बताएंगे कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास का उदाहरण मैंने बताया था बेटा। क्या कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? जो पूर्व पद है वो क्या होता है? विशेषण। ठीक है, इसमें देखेंगे विशेषण कहां पर है? श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, रसोई घर, पंचवटी, भाई बहन। देखेंगे श्वेत पत्र। श्वेत पत्र यानी कि पत्र कैसा है? पत्र कैसा है? श्वेत। विशेषता बता रहा है, पत्र की विशेषता बता रहा है। कैसा पत्र है? श्वेत। और मैंने बताया था जो प्रथम पद है क्या? पूर्व पद क्या हो? विशेषण। यानी कि पूर्व पद, पूर्व पद विशेषण हो। ठीक है, पूर्व पद विशेषण हो। यहां पर क्या है? श्वेत। श्वेत पूर्व पद प्रथम पद है। किसकी विशेषता बता रहा है? पत्र की। पत्र कैसा है? श्वेत। ठीक है, तब क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। ठीक है, कर्मधारय समास हुआ। अब रसोई घर, अब कहते रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई का घर। रसोई का घर का विभक्ति किसमें बताई थी बेटा मैंने? रसोई का घर। रसोई का घर कौन सी में? भाई ये तो हमें मालूम होगा। ये क्या है? ये तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, लेकिन कौन सा है? तत्पुरुष समास भी है तो कौन सा है? रसोई का घर। का कौन सी विभक्ति है? किसमें आती है? किसमें आती बाबू? किसमें आती है? संप्रदान में। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक। पंचवटी, मैंने क्या कहा था? पंचवटी। पंचवटी कैसा समास है? द्विगु। मैंने क्या बताया था इसमें? प्रथम पद अगर संख्यावाचक है, हमें कुछ नहीं देखना। प्रथम पद अगर संख्यावाचक है
तब वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। और यहां पर क्या, पंचवटी, पंचवटी, पांच पंचवटी, ठीक है, संख्या आ रही है, तो द्विगु समास यहां पर होगा। भाई और बहन, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है यहां पर। योजक चिन्ह किसमें प्रयोग होता है, द्वंद्व समास में। भाई और बहन, और का यहां पर लोप होता है, राइट, और का यहां पर लोप होता है, तो ये कैसा है, द्वंद्व समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा में समास है, महात्मा, महात्मा, ठीक है, महात्मा में समास है, समास है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा, तत्पुरुष। नंबर 2 क्या, कर्मधारय है, कर्मधारय। नंबर सी, नंबर सी कौन सा है, द्विगु, द्विगु, नंबर सी द्विगु। और डी, डी अव्यय भाव, अव्यय भाव। महात्मा में कौन सा समास है, इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, क्या, महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महाधन आत्मा, क्या हुआ, आत्मा महान है, आत्मा महान है। और महान क्या है, मैंने क्या बताया था कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो वहां पर क्या, कर्मधारय समास होता है। और महान क्या है यहां पर, आत्मा, भाई आत्मा को तो बताया जा रहा है महान, महान क्या हुआ, विशेषण, विशेषता बता रहा है आत्मा की, महान है, तब क्या हुआ, विशेषण। और विशेषण जहां होता है वहां क्या होता है, कर्मधारय समास, वहां क्या होता है, कर्मधारय समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला आज की क्लास से, समास बिल्कुल रट जाएंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने बताया है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बताएंगे, बहुब्री, 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 तत्पुरुष, 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 द्वंद्व, द्विगु। बताएंगे क्या, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताया मैंने, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से भैया बताओ, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसका, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और क्या, और विभक्ति का यहां लोप हो जाता है। ठीक, और दोनों पद प्रधान होते हैं कहां, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। अगर कह दे कि दोनों पद प्रधान किस समास में नहीं होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई सा पद, दोनों में से कोई सा पद प्रधान नहीं होता, अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा प्रधान, कौन सा समास होता है, बहुब्री, क्योंकि यहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अप्रधान होता है, कोई तीसरा पद, इनकी समानता रखते हुए तीसरा पद आता है,
तीसरा पद का अर्थ निकल कर आता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास है। ऑप्शन ए क्या, दिगु, ऑप्शन ए क्या, दिगु, बी, बी कर्मधार्य, कर्मधार्य, सी, सी तत्पुरुष, तत्पुरुष, डी, डी अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। प्रतिदिन, प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में समास है। मैंने क्या बताया था बेटा, किसी भी शब्द को तोड़ने पर क्या उपसर्ग का प्रयोग हो या उपसर्ग आए, शब्द चाहे कहीं का भी हो, कोई भी शब्द हो, अगर उसका विग्रह किया जाए, उसका विग्रह करने पर उपसर्ग आए, ठीक है, उस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हो, वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यहां देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिधन दिन, दिन में प्रति क्या है, प्रति क्या है, क्या है बेटा, प्रति है, क्या है, प्रति क्या है, प्रति क्या है, उपस्वर्ग, ठीक है, उपस्वर्ग, क्या है प्रति, उपस्वर्ग, तो उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तब यहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या, जय पराजय, जय, जय पराजय, पराजय में समास है, जय पराजय में समास है। ए द्वंद्व, द्वंद्व, बी दिगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधार्य, कर्मधार्य। बेटा बताएंगे जय पराजय में समास है, कौन सा है, मैंने क्या बताया था, जहां पर ये योजक चिन्ह का प्रयोग हो, ठीक है, वहां पर हमें कुछ नहीं देखना होता, वहां पर सीधा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो और दोनों पद प्रधान हो, वहां पर योजक चिन्ह किसका संकेत होता है, द्वंद्व समास का। बस इतना देखना, हमें कुछ नहीं देखना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नीलकंठ में समास है, नीलकंठ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नीलकंठ में समास है। ए क्या, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, डी, सी अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, डी, डी द्वंद्व। कौन सा बेटा, नीलकंठ में, नीलकंठ में कौन सा है समास, नीला है कंठ जिसका, अर्थात, अर्थात शिव जी, क्या, जहां पर दोनों पद अप्रधान हो और तीसरे, तीसरे शब्द का क्या,
अर्थ आ रहा हो, प्रयोग हो, वहां पर क्या होता है बेटा? बहुब्रीहि समास। ठीक, यहां पर क्या है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तीसरा शब्द आ गया, अर्थात शिव जी, तब यहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा, चौराहा में समास है। चौराहा में समास है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कर्मधारय, कर्मधारय, बी, बी तत्पुरुष, तत्पुरुष, सी दिगु, दिगु, डी द्वंद्व। चौराहा में समास है। कौन सा बाबू? चौराहा। मैंने कहा था क्या? जिस समास में संख्यावाचक प्रयोग हो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। जहां पर संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो वहां पर द्विगु समास होता है। और यहां पर क्या है? चौराहा, चार राहों वाला क्या होता है? चौराहा। ठीक है, यहां पर संख्या का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चार, यानी कि चार संख्या प्रयोग हो रहा है, तब यहां पर क्या होगा? द्विगु समास। क्या होगा बेटा? द्विगु समास। आगे चलेंगे भैया, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बढ़िया कर रहे हैं। नील गाय में समास है। नील गाय में समास है। नंबर ए, क्या? तत्पुरुष, तत्पुरुष, बी, बी में क्या? अव्यय भाव, अव्यय भाव, सी, सी में कर्मधारय, कर्म धारय, और डी दिगु। नील गाय, नील गाय में समास है। कौन सा समास है भाई? नील गाय। मैंने बोला था क्या भाई? नील गाय, नील गाय यानी जिसमें प्रथम पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो विशेषण हो और बाद का उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और यहां पर क्या? नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, यानी कि नील क्या है? विशेषण ही तो हुआ भाई। गाय का विशेषण, विशेषता ही तो बता रहा है कि नीली है गाय। नील गाय, नील गाय क्या विशेषण बता रहा है? किसका? गाय का। क्या? नीली है गाय, नीली है जो गाय। ठीक है, नील गाय। ओके, कर्मधारय समास होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरोत्तम, नरोत्तम में समास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है बार बार। क्या? नरोत्तम, नरोत्तम में समास है। नंबर ए, क्या? नरोत्तम में द्वंद्व, बी, बी में क्या है भाई? तत्पुरुष, तत्पुरुष, सी में है कर्म अव्यय भाव, अव्यय भाव, डी
डी में है कर्मधारय, ठीक है। यानी कि नरोत्तम में समास है। देखिए गौर से, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। तब बेटा कौन सा समास हुआ? नरों में उत्तम। विग्रह करो इसका, नर प्लस उत्तम यानी नरों में उत्तम। तब क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? नरों में उत्तम, ठीक है। ये क्या है? विभक्ति, और विभक्ति का लोप हुआ है यहां पर, में विभक्ति का लोप हुआ है। और विभक्ति किस में आती है? तत्पुरुष में। तत्पुरुष में साहब तत्पुरुष है ये तो, नरोत्तम, नरों में उत्तम तत्पुरुष हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नरों में उत्तम या नरोत्तम किस तत्पुरुष या इसमें कौन सा तत्पुरुष है, इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तब क्या कहेंगे? नरों में उत्तम यानी में विभक्ति किस तत्पुरुष में आती है? में विभक्ति किस तत्पुरुष में आती है? किस में आती है बेटा? अधिकरण में। अधिकरण में यानी कि ये क्या है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास है ये, ठीक है। में और पर ये विभक्ति हैं दो, ये अधिकरण में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा शताब्दी में समास, शताब्दी में समास, शताब्दी में समास है, समास है। ए ऑप्शन क्या? दिगु, बी अव्ययीभाव, अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय, कर्मधारय। बताएंगे बेटा, शताब्दी में समास है, शताब्दी में समास है। कौन सा समास है बेटा? शताब्दी में। मैंने क्या बताया था कि जिस समास में प्रथम या पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। यहां पर क्या है? शताब्दी, सात आ रहा है ना, शताब्दी, ठीक है। तो संख्या आ रही है तो क्या हुआ? द्विगु हुआ, ये द्विगु हुआ। संख्या आ रही है तब ये द्विगु हुआ, शताब्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। जो भी वीडियो को देखे, जो भी इस क्लास को देखेगा, ठीक है, और मैं कहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से पूरा समास आपके दिमाग में उतारने की पूरी कोशिश की है। एक भी सवाल यहां से बचने वाला नहीं है। अगर समास से कोई क्वेश्चन उत्पन्न होगा तो आपके दिमाग में जरूर होगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने समास लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है बेटा? इसका जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। क्या? चंद्रमौली, 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 चंद्रमौली में समास है, समास है।
चंद्रमौली में समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्म धार्य, 2 अव्ययी भाव,  सी बहुब्री, और डी तत्पुरुष। ये क्वेश्चन है कि चंद्रमौली में समास है। इस समास का या इस शब्द का, इस क्वेश्चन का अर्थ या आंसर, जो उत्तर बनेगा वो आप हमें अवश्य दें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। इसका आंसर हमें अवश्य दें, क्योंकि हमने क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाई है और आशा करता हूं सभी के समझ में आई होगी। सभी क्लास को शेयर करें और जो न्यू क्लास देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राम।